हाँ तो चलिए अब एक नई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहली बात तो ये आती है कि हमें इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे शब्द की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि चलो मन में आया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दो। एक लॉजिक का सीक्वेंस होता है, उसकी जरूरत होती है, उसके हिसाब से चीजें डिफाइन की जाती हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं और जरूरत भी मैं समझाऊंगा कैसे लोगों को समझा कि पोटेंशियल जैसा चीज डिफाइन करना चाहिए। पर एक जनरल बात याद रखें, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से तब तब काम पड़ेगा जब जब आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक, तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम, या फिर एक यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, मतलब जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, इससे तब तब आपका काम पड़ेगा जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेज से डील करेंगे। ठीक, अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है इसको डिफाइन करने के पीछे कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज का, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, जैसे सीधे चला जाए या फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला जाए, ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिकल पर लगता है उसका वर्क डन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने पाथ कौन सा सेलेक्ट किया। आप चाहे सीधे पाथ से जाइए, चाहे आप टेढ़े मेढ़े पाथ से जाइए, ईच पाथ के अलाउंग जो वर्क डन होता है वो सेम होता है। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से काम पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले हम पोटेंशियल सीखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल जब सीख लेंगे फिर हम बाद में पोटेंशियल एनर्जी पे मूव करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। तो हम मानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज Q है, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। और इस पॉइंट चार्ज Q को, जिसको टेस्ट चार्ज कहेंगे, हम A से लेके B तक लेकर गए। A हमारा कौन हो गया, इसका इनिशियल पोजीशन, और B कौन हो जाएगा, इसका फाइनल पोजीशन। तो कहां से लेकर गए, A से B, या फिर आप ऐसे बोलें इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक, अब जब इस हम चार्ज को लेकर जाएंगे तो इस पॉइंट चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, तो आप सोचिए इस दुनिया में चारों तरफ चार्जेस अवेलेबल हैं, इस Q को छोड़ के बाकी जितने भी दुनिया में चार्जेस अवेलेबल हैं वो सभी चार्जेस इस Q पर फोर्स लगाएंगे। और आपको हमने बताया है फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या समझ सकते हैं, चार्ज का पर्सनल असिस्टेंट PA, जो चार्ज के बिहाफ में फोर्स लगाता है, जो फेराडे ने समझाया था। मैंने लेक्चर में पिछले में आपको समझाया था जब फील्ड बताया था। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q, कहां से कहां तक ले जाने में, A से B ले जाने में, तो क्या आएगा वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और कहां से कहां तक, A से लेके B तक। अब जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डजंट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है तो पाथ पे निर्भर नहीं करेगा कि आप ऐसे घुमा के लेके गए, सीधा लेके गए, या फिर और ज्यादा घुमा के लेके गए। ठीक, एंड डजंट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज Q, मतलब जो ये चार्ज Q है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको आप धीमे लेके गए या इसको आप तेज लेके गए, इस पे भी ये वर्क डन डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है वो इसकी स्पीड पे निर्भर नहीं करता कि आप इसको धीमे धीमे लेके गए या इसको तेज लेके गए। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन चार्ज की स्पीड पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब आप ऐसा करिए, Q तो एक कांस्टेंट चीज है क्योंकि चार्ज तो बदलेगा नहीं, चार्ज तो एक फिक्स क्वांटिटी है, तो चार्ज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इधर डिवाइड लगा दीजिए। अब देखिए मैं A to B बार बार नहीं लिखूंगा, वो प्री अज्यूम्ड है, ऑलरेडी हम चार्ज को कहां से कहां तक लेके गए हैं, A to B। हमारा डिस्कशन किस पे है, जब चार्ज A to B मूव करेगा। तो मैंने Q को यहाँ डिवाइड लगा दिया, तो W इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q अपॉन Q का डिवाइड लग गया, एक इसके बराबर आया, इसके बराबर आया। अब इस क्वांटिटी के हम बारे में हम बात करें,
ये क्वांटिटी स्मॉल क्यू पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं स्मॉल क्यू है ही नहीं इस क्वांटिटी में। ये क्वांटिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पे डिपेंड करती है? वो पोजीशन जहां से हम जहां तक इसको लेकर गए, क्योंकि वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की जगह आप पोजीशन शब्द लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब जो ये वाली क्वांटिटी है हमारी, ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी आती है, ये क्वांटिटी स्मॉल क्यू पे निर्भर नहीं करती। ये किस पे निर्भर करती है? ये उन सोर्स चार्जेस पे निर्भर करती है जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिन सोर्स चार्जेस का है, ये उन चार्जेस पे निर्भर करती है। चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू पे निर्भर नहीं करती, मतलब जिसने फोर्स एक्सपीरियंस किया उस पे निर्भर नहीं करती। कैसे पता चला? हमें इस टर्म से पता चला, क्योंकि जो ई है, इस ई में इस क्यू का कोई रोल नहीं है, कि इस ई में किसका रोल है? सिर्फ उन सोर्स चार्जेस का जिसने फोर्स लगाया, जिनका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो ये वाली क्वांटिटी है, जब ये वाली क्वांटिटी चार्ज क्यू पे निर्भर नहीं करती, ये सिर्फ किस पे निर्भर करती है? सोर्स चार्जेस पे निर्भर करती है। तो इस क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर दिया। इस क्वांटिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? माइनस ऑफ वीवी माइनस वीए। ठीक, अब माइनस ऑफ वीवी माइनस वीए हमने इसको डिफाइन किया, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस वीवी माइनस ऑफ वीवी माइनस वीए, और इस टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस को मैंने इधर भेज दिया, तो ये टर्म इसके बराबर आ गए। अब देखिए, मैंने इस चीज को क्या डिफाइन किया? मैंने इस चीज को डिफाइन किया ये वाला। अब देखिए, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, वो जरूरत समझाता हूं आपको। आप इस Q को उधर ले जाइए, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया। ये किसका वर्क डन हो गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्जेस का। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वर्क डन किसका हुआ? सोर्स चार्जेस का वर्क डन हुआ। किसके ऊपर? चार्ज स्मॉल q के ऊपर। अब ये जरूरत समझाते हैं, जरूरत कैसे समझा। आप सोचिए कि इन दो पॉइंट के बीच में जो Vv माइनस Va है, ये Q पे निर्भर नहीं करता। तो अगर इन दो पॉइंट के बीच का आपको Vv माइनस Va पता है, हम मान लेते हैं आपको Vv माइनस Va पता है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, मतलब उन सोर्स चार्जेस का वर्क डन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जितना भी चार्ज Q होगा, उस चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? उस चार्ज Q पे किया गया वर्क डन। मतलब हमें डिफाइन क्यों किया हमने? जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हम किसी भी चार्ज पे आसानी से लिख पाए। अगर ये चार्ज 1 कूलम होगा तो 1 पुट कर देंगे, 2 होगा तो 2 पुट कर देंगे, क्योंकि चार्ज के ऊपर ये चीज तो निर्भर करती नहीं है। तो इसकी हेल्प से हमें किसी भी टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन है वो लिखना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं Vv क्या है। तो Vv को बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्जेस एट पॉइंट B, और जो V है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्जेस एट पॉइंट A। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने 11th में पढ़ा था उसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी चार्ज को मैं A से B तक लेके गया और बाकी सोर्स चार्जेस अवेलेबल हैं और Q मेरा टेस्ट चार्ज है स्मॉल q। जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी फोर्स इस पे लगे उन सब का वर्क डन किसके बराबर होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा वो किसने लगाया? एक तो एक्सटर्नल एजेंट मैं जो उसको लेकर गया, और एक किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्जेस का। तो सोर्स चार्जेस ने फोर्स लगाया और एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया। तो मैंने वही लिखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमें इस फार्मूले से जो हमने डिफाइन किया था वो क्या है? माइनस क्यू Vv माइनस Va। तो इसकी जगह यहाँ रिप्लेस करिए, इसको इस साइड में लेके जाइए। तो देखिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या फॉर्मूला आ गया? Q इंटू Vv माइनस Va प्लस K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हम एक केस मानते हैं, हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। जनरल बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है। और वो सिचुएशन क्या है कि इस चार्ज को आप धीमे धीमे लेके जाइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक बहुत धीमे धीमे। मतलब यहाँ भी वेलोसिटी क्या थी? लगभग 0, और पूरे रास्ते में हर जगह इसकी वेलोसिटी क्या थी? लगभग 0। तो इसका जो स्लोली स्लोली का मतलब धीमे धीमे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मींस
के इनिशियल 0 एंड के फाइनल 0। अगर इसमें इसको पुट कर दिया जाए तो क्या आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कौन सी सिचुएशन में, जब इसको हम स्लोली लेकर गए किसके बराबर आता है, Q इंटू VV माइनस VA। तो देखो ये हमने चीज डिफाइन कर ली, तो उससे एक फायदा और हमें मिल गया, क्या कि अगर हम स्लोली उसको लेके जाएंगे तो किसी भी टेस्ट चार्ज पे कितना वर्क आएगा वो मैं आसानी से लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये चीज तो हमें पता है, ये तो सोर्स चार्जेस की प्रॉपर्टी है, इस चीज को स्मॉल q से कोई मतलब भी नहीं है। तो अगर कोई आदमी टेस्ट चार्ज को बदलता भी है तो कितना वर्क आएगा, तो इस फॉर्मूले से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। दूसरा केस है कि k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू 0। ये स्लोली नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितना काइनेटिक एनर्जी उसके पास यहाँ था उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास यहाँ है। मतलब रास्ते में घटा हो बढ़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में कुछ काइनेटिक एनर्जी था, मान लो लेट से 50 जूल, और अंत में भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही है, कितना 50 जूल। रास्ते में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने इस सिचुएशन में मूव किया, कौन सा, k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू 0, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। मतलब आपने चार्ज को मूव कराया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, 0। तो इसको बोलते हैं विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या आएगा, तो देखिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कौन सी सिचुएशन में, बिना काइनेटिक एनर्जी के चेंज कराए मूव किया, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, Q इंटू VV माइनस VA। तो देखिए अगेन सेम फायदा कि अगर मुझे VV माइनस VA पता है तो मैं ये बता सकता हूं कि बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का मतलब होता है एनर्जी का लेना या देना। इसका मतलब कितना एनर्जी लेना देना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, उसका वैल्यू हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को बोलते हैं हम, जो ये वाली टर्म है, जो ये वाला वर्क डन है, जो ये वाला वर्क डन है, इस वर्क डन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसे सोचिए, जब हम उसको धीमे धीमे लेके गए तो हमने फोर्स लगाया, और उसको धीमे धीमे लेके गए तो हमने फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगा रही थी। धीमे धीमे लेके जाना है तो उसकी वेलोसिटी सदैव 0 होनी है, उसकी वेलोसिटी बदली नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। अगर वेलोसिटी नहीं बदली तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। तो हमने जो फोर्स लगाया वो किसके अगेंस्ट लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, जिससे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0। तो उसका वेलोसिटी बदले ही नहीं। तो जो ये वाला वर्क डन है, ये वाला वर्क डन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो हमने क्यों लगाया, क्योंकि धीमे धीमे चलाना था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बैलेंस करना था। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम मानते हैं कि जो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, अब आप मान लीजिए कि जो पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक, मान सकते हैं इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूं, ये स्पेशल फार्मूला, जनरल फार्मूला नहीं है कि स्लोली वाले केस का वर्क डन है। कोई बोले मैं तेज लेके गया तो उस केस का वर्क डन नहीं है, ये सिर्फ कौन से केस का वर्क डन है, स्लोली। आप ऐसे सोचो, ये चार्ज होता है, इसको मैं ऐसे धीमे धीमे लेके जाता, धीमे ऐसे, और एक मैं तेज लेके जाता। तो दो ये अलग अलग सिचुएशन है। ये फार्मूला कौन सी सिचुएशन का है, जो आप इसको ऐसे धीमे लेके गए। तो अगर आपने ये मान लिया कि पॉइंट ए इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल एक ही जगह इंफिनिटी लिख देंगे। तो क्या हुआ, वर्क डन स्लोली Q VB, फाइनल पॉइंट हमारा B है, इनिशियल पॉइंट कौन हो गया, A, इंफिनिटी। तो अब हम फर्दर अज्यूम करते हैं, देखिए ये अजम्पशन है, आप चाहें तो v इंफिनिटी को 50 मान लें, -10 मान लें, जो मर्जी हो वो मान लें, लेकिन अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द टाइम v इंफिनिटी को क्या माना जाता है, 0। तो अगर v इंफिनिटी को 0 माना जाता है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, देन W एक्सटर्नल और Q को नीचे ले आइए, Q, तो वो किसके बराबर आया, VV माइनस V इंफिनिटी। V इंफिनिटी 0 हो गया तो मैंने यहाँ पे -0 नहीं लिखा है, क्यों -0 लिखने कोई मतलब नहीं। ठीक, तो अब जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को पढ़िए, इस वाली टर्म की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। जब आप बोर्ड के पेपर देते हैं तो उनमें पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो वो डेफिनेशन यहीं से आता है। कैसे, आप Q को ले लीजिए 1 कूलम, तो Q अगर 1 कूलम हुआ तो इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू और जो इसकी वैल्यू, वर्क की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, अगर ये 1 हो गया तो ये दोनों बराबर होंगे, तो सुनिए,
पोटेंशियल at a point is amount of work done to move a unit charge from infinity to that point। मतलब यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगा वो वर्क किसके बराबर होगा, उस जगह के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक हम क्यू चार्ज को लेकर गए। तो जब हम क्यू चार्ज को लेके गए और उस क्यू की सवाल में वैल्यू दी है, वो कितना दिया है, -2 माइक्रोकूलम। और ये भी दिया है कि एक्सटर्नल एजेंट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के अगेंस्ट कितना वर्क किया, इतना वर्क किया, कितना, 100 माइक्रोजूल। और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की, उस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया है। मतलब जो मेरा चार्ज पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिप्लीमेंट का मतलब होता है कमी, लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना कमी आया है, 25 माइक्रोजूल। अब मुझसे ये पूछा है, पहला पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्या है, और दूसरा पूछा है कि एक्सटर्नल एजेंट ने टोटल कितना वर्क किया होगा। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप ऐसे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के अगेंस्ट जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू VV माइनस VA। और इसका सवाल में वैल्यू कितना दिया आपके लिए, ये दिया है 100 माइक्रो। ठीक, अब आप Q की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q कितना है, -2 माइक्रो। तो ये आया -2 माइक्रो इंटू VV माइनस VA, ये आया आपका 100 माइक्रो। तो VV माइनस VA का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, वो आया -50। और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर कूलम लिख सकते हैं या फिर वोल्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिट भी समझा देता हूं आपको। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। दूसरा पूछा है कि एक्सटर्नल एजेंट का टोटल वर्क डन क्या होगा। तो देखिए टोटल वर्क डन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कौन सी टर्म है, Q इंटू VV माइनस VA। ठीक, तो Q इंटू VV माइनस VA कितना है, 100। मतलब ये वाली टर्म कितनी है, 100। और ये वाली टर्म कितनी है, -25। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कमी हुई है। तो ये वाली टर्म कितनी है, -25। तो आपका W एक्सटर्नल टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, ये वाली टर्म। ये वाली टर्म किसके बराबर है, 100 -25। तो आंसर कितना आया, 75 माइक्रो जूल। ठीक है।